हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है 10th क्लास। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का हमारा फर्स्ट हाफ की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड हाफ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड रिसोर्सेज, भू संसाधन। भू संसाधन क्या होते हैं? लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। भूमि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, ह्यूमन लाइफ और हमारी आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं? जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, खनन है या फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार व्यवस्था को भी सपोर्ट करती है। हमारी सभी आर्थिक या भौतिक क्रियाएं जो होती हैं वो सब किस पर होती हैं? भूमि पर होती हैं। इसीलिए भूमि क्या है? अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का रिसोर्सेज है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए भूमि। भारत के पास जो भूमि है उसमें अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं। प्लेन्स 43% पर है, माउंटेन्स 30% पर हैं और पठार 27% पर है। इसे हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ में जो ये मैक्सिमम एरिया कवर्ड है ये प्लेन्स का है, ये हमारे प्लेन है, ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र भारत का कितना है? 43%। उसके बाद हमारे जो पर्वत हैं वो 30% पर हैं, ये हमारे 30% एरिया पर पर्वत हैं और 27% एरिया पर हमारे पठार हैं। तो ये भारत की भूमि का वितरण हो गया है। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन होता है हमारा भू उपयोग। भू उपयोग क्या होता है? लैंड यूटिलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट यूजेज सच एज फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन etc. लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। भू उपयोग क्या रेफर करता है? भू उपयोग हमें ये दिखाता है कि जो हमारी भूमि है उसका कितना एरिया किस काम के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि कितने एरिया पर हमारे वन लगे हुए हैं, कितने एरिया पर हम लोग खेती कर रहे हैं, कितने एरिया पर हमारी बाकी की आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं। तो ये सारा हमें किससे पता चलता है? लैंड यूटिलाइजेशन के माध्यम से हमें ये पता चलता है। किस किस पर्पस के लिए हम लोग लैंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट अर्थात वन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अनुपलब्ध भूमि कौन सी होती है? एक तो वैरन होती है, बंजर भूमि, और वेस्टलैंड होती है। दूसरा होता है हमारा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, वो भूमि जो गैर कृषि कार्यों के लिए हमने उपयोग कर ली है। जैसे गैर कृषि कार्यों के लिए क्या करते हैं हम? सड़क निर्माण कर लिया है, अपना घर बना लिया है, तो ये सारे क्या हैं? गैर कृषि कार्य। फिर है फैलो लैंड। फैलो लैंड होता है परती भूमि, ये होता है परती भूमि। फिर है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड मतलब कि परती भूमि के अतिरिक्त अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, वो भूमि जो परती भूमि से अलग है लेकिन कैसी है? कृषि के उपयोग में नहीं है। नेट सोन एरिया यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फिर निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक अगर क्षेत्र में खेती करी जा रही है तो वो हमारा होता है सकल कृषि क्षेत्र। यानी कि अगर हमारे पास सकल कृषि क्षेत्र है उसमें से अगर हम एक वर्ष में एक बार से अधिक जो क्षेत्र बोए गए हैं उन्हें हटा दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? नेट सोन एरिया यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में भू उपयोग
प्रारूप, यानी कि भूमि का उपयोग के क्या क्या प्रारूप हैं। भूमि उपयोग के जो प्रारूप हैं वो दो चीज़ों से डिसाइड होते हैं। किन किन से होते हैं? फिजिकल फैक्टर यानी कि भौतिक कारक, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर यानी कि मानवीय कारक। फिजिकल फैक्टर में हमारा टोपोग्राफी आता है, यानी कि भू आकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें हमारे भू उपयोग पैटर्न को प्रभावित करती हैं। फिर हमारी क्लाइमेट है, जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु का एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है वहाँ के लोगों के रहन सहन पर, वहाँ की संस्कृति पर, उसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। तो ये भी हमारा भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। सॉइल टाइप, मृदा कैसी है। अगर हमारे पास मृदा अच्छी है तो हम खेती करते हैं, अगर मृदा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम उसमें और कोई आर्थिक गतिविधि का संचालन करते हैं। फिर है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है हमारी, सपोज करो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जितने लोग 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में रह रहे हैं वो वहाँ की क्या कहलाती है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है तो यहाँ पर जो खेती होती है वो जीवन निर्वाह होती है। मतलब हम लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए खेती करते हैं, अपने खाने पीने के लिए। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो क्या होगा? खेतों का आकार बड़ा होगा और जो कृषि होगी वो कैसी होगी? व्यापारिक होगी। हम लोग क्या करेंगे? खुद के खाने के लिए तो करेंगे ही खेती, साथ में व्यापार के लिए भी हम लोग खेती करेंगे। फिर है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम लोग अच्छे से खेती कर सकते हैं या फिर कोई भी आर्थिक गतिविधि लगा सकते हैं। अगर तकनीक का अभाव है तो हमारे पास जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सीमित हो जाती हैं। कल्चर है, ट्रेडिशन है। कल्चर संस्कृति होती है और ट्रेडिशन परंपराएं होती हैं। कल्चर, जैसे कि आप लोग देखते हो, ये हमारी संस्कृति है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है या फिर भूमि उपयोग को प्रभावित कर रही है। हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस भी हमें बताते हैं कि भाई हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। जो फिर है इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। 1961 में और 2014-15 आते आते कैसे कैसे भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है ये देखते हैं। फॉरेस्ट, सबसे पहले फॉरेस्ट का देखते हैं। फॉरेस्ट 1960-61 में 18.11% थे और ये 2013-14 में बढ़कर 23.3% हो गए हैं, यानी कि इनके जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुई है। पहले हमारे यहाँ वन कम थे और अब वनों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये 33% एरिया पर वन होने चाहिए, लेकिन हमारे 33% एरिया पर वन नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है, तो हो सकता है एक टाइम बाद ये इतना हो जाए। फिर है वेरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड। ये पहले 18% थी और आज ये 5.5% है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करा है, नए नए तरीके अपनाए हैं, जिससे हमारी जो बंजर भूमि थी या गैर कृषि योग्य भूमि थी उसका हमने उपयोग लायक बनाया है। इसी वजह से इसमें हमारी कमी आई है। फिर है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। नॉन एग्रीकल्चर यूज में जो पहले एरिया था वो हमारा 4.95% था। लगभग कितना हुआ? ये 5% था। लेकिन आज ये बढ़ के कितना हो गया है? 8.7%। 8.7% का मतलब है कि जो हम लोग, जैसे हमारे घर होते हैं, सड़कें होती हैं, रेलवे लाइंस होती हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, इन सब चीज़ों में जो एरिया है वो हमारा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। अगर हमारी जनसंख्या स्थिर होती तो ये शायद स्थिर होता। फिर है परमानेंट पोस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पोस्चर मतलब कि जो गोचर भूमि होती हैं, स्थायी गोचर भूमि होती हैं या फिर हमारे स्थायी चारागाह हैं, उनमें क्या हुआ है? कमी हुई है। पहले ये 4.71% थे, अब ये 3.3% है। इनमें हमारी कमी आई है। क्यों? क्योंकि हमने इस ज़मीन, ये जो भूमि है, इसका उपयोग कहीं और कर लिया है। फिर है हमारा एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। जो हमारे विविध प्रकार के वृक्ष हैं, वन हैं या फिर हमारे उपवन हैं, उनके अंतर्गत जो क्षेत्र था वो पहले 1.5% था। अब ये कितना हो गया है? 1% हो गया है। इसमें क्या आई है? कमी आई है, जबकि ये भी बढ़ना चाहिए। फिर है कल्चरेबल वेस्टलैंड, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि वो होती है अगर हम इस पर तकनीक का और अच्छे अच्छे
उर्वरक वगैरह का प्रयोग करें तो हम इसमें खेती वगैरह कर सकते हैं। पहले ये हमारी 6.23% थी, लगभग 6.25% हो गया, और अभी ये कम होकर के हमारी 4% हो गई है, यानी कि इसमें भी कमी आई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने तकनीक का उपयोग करा है, और जो हमारी गैर कृषि योग्य कृषि जो हमारी भूमि थी जिस पर कि हम खेती कर सकते थे लेकिन वो बंजर थी, तो हमने उसको उपयोगी बना लिया है। फिर है हमारा फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रतिभूमि, यानी कि जो हमारी वर्तमान प्रतिभूमि है उसके अतिरिक्त प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि जो होती है वो होती है 1 साल तक की। अगर हम लोग 1 साल तक खेत को खाली छोड़ देते हैं तो वो वर्तमान प्रतिभूमि हो जाता है। अगर 1 साल से 5 साल तक के लिए खाली छोड़ते हैं तो वो हो जाता है हमारा पुरातन प्रतिभूमि। तो ये किसकी बात कर रहा है? पुरातन प्रतिभूमि की बात कर रहा है, फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। तो ये पुरातन प्रतिभूमि की बात कर रहा है। पुरातन प्रतिभूमि जो थी हमारी वो 3.5% थी, और आज ये 3.6% हो गई है, यानी कि इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बहुत माइनर सा चेंज हुआ है। फिर है हमारा करंट फैलो लैंड, यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि पहले हमारी 3.73% थी और आज ये लगभग 5% के अराउंड है। तो यानी कि इसमें हमारी वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हुई है। फिर है नेट सोन एरिया, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारा 1960-61 में था 46.26%, और आज ये हमारा 45.5% है, यानी कि इसमें हमारी कमी हुई है। तो हमारा नेट सोन एरिया जो है वो लगातार कम हो रहा है। ये इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। जो हमारी मानव गतिविधियां हैं उनमें कौन कौन सी मानव गतिविधियां? डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन से तात्पर्य होता है हमारा जो हम लोग पेड़ पौधों को लगातार काटते हैं, ठीक है। ओवरग्रेजिंग, अति पशुचारण, पशुओं को बहुत ज़्यादा पशुचारण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी भूमि के ऊपर जो घास होती है या फिर जो भी हमारे प्राकृतिक वनस्पति होती है वो कम हो जाती है। उससे क्या होगा, अगर हल्की सी बारिश पड़ती है तो हमारी मृदा बह करके दूसरे स्थान पे चली जाती है, जिससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर है माइनिंग, खनन। खनन में क्या करते हैं हम लोग, एक जगह हमने खनन करा, कोयला वगैरह निकाला या फिर रेत का खनन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, आसपास के एरिया की जो भूमि होती है उसकी जो उपजाऊ परत होती है वो बह करके उस खनन वाले गड्ढे में चली जाती है। इससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि ये सब कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी भूमि है उसका निम्नीकरण करती हैं। फिर है लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड कंजर्वेशन मेजर से हमारा जो तात्पर्य है वो है भूमि संरक्षण के उपाय। कंजर्वेशन होता है संरक्षण और मेजर्स होते हैं हमारे उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या उपाय हैं हमारे? एफोरेस्टेशन, ये हमारा डिफोरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट है, यानी कि वनोन्मूलन की जगह हमें क्या करना है, वन लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो हमारे पशुचारण वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर कि हमारे घास के मैदान हैं उनका हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर वेल्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि हमारे खेत वगैरह होते हैं या फिर बहुत बड़ा एरिया है तो उस पर हम लोगों को क्या करना है, पेड़ों की एक श्रृंखला बनानी है। पेड़ों की श्रृंखला से हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर सपोज करो ये एरिया हमारा ऊंचा है, ठीक है, ये अगर हमारा ऊंचा एरिया है तो इससे नीचे की तरफ जाने वाली मृदा क्या होगी, इन पेड़ों की वजह से वो रुक जाएगी और इससे क्या होगा, हमारा लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, यानी कि जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, हवा की वजह से इस तरीके से हमारे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ये हमारे रेत के सैंड ड्यून्स होते हैं।
ये क्या करते हैं, हवा इधर से चल रही है तो ये हवा के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं इस तरीके से। हमें क्या करना है, इसके आसपास झाड़ियाँ खड़ी कर देनी है। इस तरीके से झाड़ी खड़ी कर देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा कि इसका जो आगे बढ़ने की गति है वो कम हो जाएगी या फिर वो रुक जाएगी। तो अगर हमारी इसकी ये गति रुक जाती है तो इससे जो हमारा मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। जो हम लोग खनन की गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें हमें नियंत्रित करना है, अति खनन नहीं करना है। या फिर क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से खनन करना है जिससे कि हमारा लैंड डिग्रेडेशन ना हो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खुले मैदान में फेंक देते हैं, उससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। उस पर जब बारिश पड़ती है तो उससे हमारे केमिकल्स बह के आते हैं, जल प्रदूषण होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें रोकनी है। पहले उन वेस्टेज का हमें ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद उनको उन्हें हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है ताकि वो हमारा लैंड डिग्रेडेशन ना करें, वो हमारी जल प्रदूषण ना करें। इन सारी चीज़ों को रोकने में हमें मदद मिलेगी। सॉइल एज ए रिसोर्स यानी कि भू संसाधन। Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plants' growth and supports different types of living organisms on the earth. जो हमारी मृदा है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्यों है, क्योंकि ये एक माध्यम का काम करती है पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। अगर पेड़ पौधे ही ना होंगे तो पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, किसके लिए, बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। पेड़ पौधों के अलावा पृथ्वी पर अधिकतर जीव पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। और पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसा जीव है पृथ्वी पर, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाकी के जीवों को पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ता है अपने भोजन के लिए। और पृथ्वी क्या करती है, इन पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए एक माध्यम का काम करती है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो हमारे प्रकृति के अलग अलग प्रभाव हैं उनसे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जैसे क्या क्या होता है, पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। ये हमारा एक पार्ट है। ये 2, 3, 4, इन चारों की बहुत मुख्य भूमिका होती है। सबसे पहले देखते हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होना है उस चट्टान को हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। जैसे कि ये हमारी एक सॉइल प्रोफाइल है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका। इसको हम मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं या फिर सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल प्रोफाइल में आप क्या देख रहे हैं, सबसे नीचे है हमारा पेरेंट बेड रॉक। ये वो चट्टान है अभी जिसका अपक्षय नहीं हुआ है या फिर जिसका अपर्दन वगैरह नहीं हुआ है। इसके ऊपर का जो भाग है वो इसी चट्टान का है, लेकिन इसका क्या है, इसका अपर्दन हो गया है इस चट्टान का, और ये अपना स्वरूप परिवर्तित कर चुकी है, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें बड़े बड़े टुकड़े हैं चट्टान के। जब ये टुकड़े भी एकदम फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी बेदर्ट रॉक। इसके ऊपर है हमारी सब सॉइल। ये इससे भी ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसमें पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो आसानी से अपने लिए जगह बना सकती हैं। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, टॉप सॉइल या अपर सॉइल लेयर। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो यही सॉइल होती है, क्योंकि इसमें हमारा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो पेड़ पौधों से पत्ते टूटते हैं या उनकी लकड़ियाँ टूटती हैं, उसके बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। जब वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं तो वो वापस सॉइल में एक उर्वरक का काम करते हैं, एक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग खेतों में गोबर का यूज़ करते हैं, वैसे ही वो एक फर्टिलाइज़र का रूप में काम करते हैं। इसके बाद हमारा क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या करती है, क्लाइमेट इस चट्टान को तोड़ने में हेल्प करती है। जैसे कि टेम्परेचर है,
ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चट्टान के अपक्षय अपर्दन में सहायता करती हैं, ठीक है। फिर है हमारा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, रासायनिक और जैव परिवर्तन, जैसे पोटास है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लाइम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें या फिर नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें हमारे मृदा में पाई जाती हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे केमिकल पदार्थ हैं। और जो ऊपर टॉप मोस्ट एयर में हमारा ऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है, जैसे पेड़ों से टूटी हुई पत्तियां हैं, उनकी लकड़ी हैं, या फिर पूरा का पूरा पेड़ गिर जाता है तो उसे छोटे छोटे कीट क्या करते हैं, खाते हैं और फिर उसको डिकम्पोज करते हैं। सोइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सोइल में हमारा जैविक और अजैविक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। देन सोइल क्लासिफिकेशन। सोइल क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेस है वो है सोइल के फॉर्मेशन का तरीका, सोइल का कलर, उसकी थिकनेस, टेक्सचर, उसकी एज और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिसाइड होता है इनसे मृदा का क्लासिफिकेशन या मृदा का वर्गीकरण। जो भारत की मृदाएं हैं हम उनका 6 टाइप्स में वर्गीकरण करते हैं। एलुवियल सॉइल यानी कि हमारी जलोढ़ मृदाएं, ब्लैक सॉइल काली मृदाएं, रेड एंड येलो सॉइल लाल एवं पीली मृदाएं, लेटराइट सॉइल, लेटराइट ही बोलते हैं इसे हिंदी में भी, एरिड सॉइल ये मरुस्थलीय मृदाएं होती हैं, फॉरेस्ट सॉइल ये हमारी वन मृदाएं होती हैं या फिर वन्य मृदाएं। एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदाएं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportion of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil particles appears to be bigger in size, whereas in the upper side of the river valley, the soil are coarse. These soils contains an adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal pulse क्रॉप्स। जो हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है इसमें हमारा सैंड, सिल्ट और किले का एक अच्छा खासा अनुपात पाया जाता है। और जब हम लोग सपोज करो ये हमारी कोई एक नदी है, यहाँ से ये नदी निकलना शुरू करती है और यहाँ पे ये आके समुद्र में मिल जाती है। तो इस नदी में जो नीचे की साइड यानी कि इसके नीचे की जहाँ पे ये नदी समुद्र में जाके मिल रही है, यहाँ पे कैसे पार्टिकल्स पाए जाएंगे, यहाँ पे एकदम महीन पार्टिकल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाएंगे। जैसे हम इस नदी में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैली की तरफ, तो इसके जो पार्टिकल्स का वो साइज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये होता है। दीज सॉइल्स कंटेन्स एन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ, इसमें क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम, इन सब का एक अच्छा अनुपात पाया जाता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और ये गन्ना है, गेहूँ है, इन सब की खेती के लिए ये जो मृदा होती है ये बहुत अच्छी होती है। ये हमारा एलुवियल सॉइल है। ये मृदाएं भारत के उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती हैं। गंगा की घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और इसकी सहायक नदियों में ये की घाटी में ये मृदा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल या काली मृदा। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। Climatic conditions along with parent rock material are the important factors for the formation of black soil. The black soils are made up of extremely fine clay material and well known for their capacity to hold moisture. Black soil is nutrients rich and contains calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ये हमारी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, इसे हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। जो हमारी काली मृदा होती है, काली मृदा के निर्माण में उसकी पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक कंडीशंस का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो बनी हुई होती हैं ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, और इनमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इनमें हमारे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास और लाइम इनकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। जो रेगुर सॉइल होती है ये मॉइस्चर अच्छे से होल्ड कर सकती है, इसलिए अगर हमें इन खेतों की जुताई करनी है तो वो मानसून से पहले करनी पड़ती है।
अगर मानसून आने के बाद इन खेतों की हम जुताई करें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन मृदाओं में पानी अगर हम लोग भर देते हैं तो ये मृदाएं इतनी चिपचिपी हो जाती हैं कि इसमें हम लोग जुताई नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये मृदाएं सूखती हैं तो ये इनमें दरारें पड़ जाती हैं और ये दरारें इन मृदाओं को जुताई करने में आसानी लेकर आती हैं। इनसे क्या होता है, दरारों से जो नीचे की मृदा होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है और मृदा में नीचे तक अच्छे खासी मात्रा में हवा वगैरह पहुंच जाती है, जिससे कि जो मृदा की कैपेसिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मृदा हमारी दक्कन के पठार में पाई जाती हैं और ये आग्नेय चट्टानों से बनी हुई होती हैं। इन मृदाओं में कपास की खेती मुख्य रूप से करी जाती है, क्योंकि कपास के लिए ये मृदाएं बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती हैं भारत में। है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदाएं। This type of soils develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrate form, found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of middle Ganga plain and along the पेडिमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। रेड एंड येलो सॉइल जो पाई जाती हैं ये लो रेनफॉल वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से जो हमारा दक्कन प्लेटू है उसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये मृदाएं हमारी पाई जाती हैं। जो इन मृदाओं का कलर रेडिश होता है या फिर लाल कलर जो पाया जाता है वो आयरन की वजह से पाया जाता है। इन मृदाओं में लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का रेडिश होता है। लेकिन अगर इन मृदाओं में हम लोग पानी भर दें तो ये कलर जो होता है इनका जो रेडिश है ये पीला हो जाता है, इसलिए इन्हें रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। ये मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो हमारे गंगा के मध्य गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग है उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो पदीय क्षेत्र होता है, जैसे पर्वत पदीय क्षेत्र क्या होता है, सपोज करो ये एक हमारा पर्वत है तो इसका जो ये वाला एरिया है इसे हम लोग पेडिमेंट जोन बोलते हैं। इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र में ये मृदाएं पाई जाती हैं। फिर है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल होता है हमारा, द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। दिस type of soil is found mostly in southern states, western Ghat region of Maharashtra, Odisha and some part of West Bengal and northeast regions. The soil support deciduous and evergreen forest but humus poor. ये हमारी लेटराइट सॉइल है। लेटराइट जो वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। ये लेटराइट वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है? ये है ग्रीक का। ग्रीक भाषा का ये शब्द है लेटराइट। इसका जो मतलब होता है वो होता है ईंट। इसका क्या मतलब होता है? ईंट। इन मृदाओं का जो निर्माण होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में होता है। ट्रॉपिकल होता है हमारा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल होता है उपोष्ण। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। और क्या कंडीशन है? अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन का मतलब होता है पहले हमारा जो मौसम है वो बारिश का आ गया, फिर सूखा मौसम आया, फिर बारिश का, देन फिर सूखा, फिर बारिश का। तो इस तरीके से ये इसका एक अल्टरनेट होता है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। क्या होता है इसमें? सपोज करो जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो क्या होगा, इन मृदाओं में जल भराव हो जाता है। जल भराव के बाद क्या होता है, सपोज करो ये इसकी जब जल भराव होता है तो इसकी ऊपरी लेयर पर ये जल भराव हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये जल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें जो मिनरल्स हैं वो भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ऊपर की जो उपजाऊ परत है वो क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश हो।
ये जो मुख्यतः पाई जाती है वो दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र और कुछ नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में ये पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी हैवी रेन होती है। इस मृदा में हमारे पर्णपाती वन और सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती और सदाबहार वन जो मिलते हैं वो हमें इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मतलब जो जैव पदार्थ होता है उसकी इन मृदाओं में कमी होती है। जब इसमें ह्यूमस की कमी होगी तो क्या होगा, इस पे जो अपरदन है, अपरदन ज़्यादा होता है, ठीक है, और भूमि निम्नीकरण भी ज़्यादा होगा। एरिड सॉइल या मरुस्थलीय मृदा। Arid soils range from red to brown in color. This soil is generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Arid soil lacks humus and moisture. The lower horizon of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. इनका जो कलर होता है वो रेड टू ब्राउन होता है, यानी कि ये लाल और हल्का भूरा कलर इनका पाया जाता है। और जो नॉर्मली ये मृदाएं होती हैं ये रेतीली होती हैं, और इनका जो नेचर होता है या जो इनकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सेलाइन। सेलाइन होता है, लवड़ी हैं। ये कैसी मृदाएं होती हैं, रेतीली। ये मृदाएं कैसी होती हैं, रेतीली और लवड़ी हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जो हमारा लवड़ है वो इतना अधिक पाया जाता है कि हम लोग पानी को जब बाष्पीकृत करते हैं तो उससे हमें जो हम खाने वाला कॉमन सॉल्ट है हमारा वो हमें मिल जाता है, ठीक है। इन भूमि में क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस यानी कि जैव पदार्थ। और मरुस्थलीय मृदा है, नॉर्मल सी बात है, इसमें जल की भी कमी होगी। ह्यूमस और जल दोनों की कमी पाई जाती है। इनमें क्या होता है, एक कंकर सतह पाई जाती है। जैसे कि सपोज करो ये हमारा अपर लेयर है, ये इसकी हमारी नीचे की लेयर है, तो इसके बीच में एक कंकर लेयर पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। ये कैल्शियम की बनी होती है, तो ये क्या करती है, नीचे से जल को ऊपर जाने से रोक देती है। ये कैल्शियम की बनी होती है कंकर लेयर। इसकी वजह से क्या होता है, अगर जल हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो नीचे नहीं जा पाता, ये यहीं पर रोक देती है। फॉरेस्ट सॉइल या वन्य मृदा। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरियाज। द सॉइल टेक्सचर इज लोमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स. In the snow-covered areas of Himalaya, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soil is fertile on the river terraces and alluvial fens. ये मृदाएं हमारी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर कि हमारे पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध हों। जो इनका गठन होता है वो पर्वत का वातावरण होता है उसके हिसाब से होता है। जैसे कि अगर हम लोग घाटी में नीचे की तरफ जाते हैं तो छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं इन मृदाओं में। अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें कैसे बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसमें मृदा में। और जो हमारे हिमालय के स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे हिमाच्छादित प्रदेश हैं उनमें इन मृदाओं का अपरदन होता है, ठीक है। और ये कैसी हो जाती हैं, एसिडिक होती हैं। एसिडिक होती हैं, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, यानी कि इसमें जैव पदार्थ की कमी होती है। और नदी घाटी के निचले क्षेत्र होते हैं या फिर जो हमारे एलुवियल फैंस होते हैं या जलोढ़ पंख होते हैं, वहाँ पे ये मृदा कैसी होती हैं, उपजाऊ होती हैं। अब हम लोग मैप में इनका मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हमारी फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल है, जो हमारा ये ग्रीन वाला कलर है, ये और ये, इसमें हमारा ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो मेनली हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम
और कुछ क्षेत्र हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद हमारी एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल हमारी जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा में ये हमारा सिंधु का क्षेत्र है, ये हमारा गंगा का मैदान है और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इन मैदानों में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है और कुछ ये हमारे तटीय प्रदेश हैं जहाँ पर कि हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद हमारी ये रेड एंड येलो सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल हमारा बताया था पढ़ते टाइम, उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। और हमारा ये दक्कन का पठार है और ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल मुख्यतः महाराष्ट्र और एमपी में पाई जाती है, कुछ क्षेत्र इसका गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का। फिर लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो है वो हैवी रेन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे कि ये हमारा मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत हैवी रेन होती है, यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा हमारा पश्चिमी घाट में पाई जाती है और ये थोड़ा सा पूर्वी घाट में भी पाई जाती है। बाकी छिटपुट अलग अलग जगह पाई जाती है लेटराइट सॉइल। उसके बाद एरिड सॉइल है या फिर मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थल भारत के मोस्टली राजस्थान में पाया जाता है, तो ये हमारा राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है एरिड सॉइल। तो ये था हमारा सॉइल का मैप। नाउ सॉइल इरोजन या फिर मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? द denudation of the soil cover the subsequent washing down is described as soil erosion. इसके जो कारण है वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फोर्सेस। दो वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है। दोनों वजह कौन सी हैं? एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है और एक नेचुरल फोर्स है। दोनों ही प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हमारा सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉइल इरोजन में क्या आता है? जो मृदा की ऊपर की लेयर होती है, अगर वो जल के बहाव के साथ या फिर किसी भी कारण से अगर वो ऊपर की लेयर हट जाए या फिर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो उसे हम मृदा अपरदन बोलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है? डिफोरेस्टेशन है। अगर हम वनों का कटाव कर रहे हैं तो मृदा का जो अपरदन है उसकी गति बढ़ जाती है। ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, ये सारी ही चीज़ें क्या करती हैं? मृदा अपरदन को बढ़ाती हैं। नेचुरल फोर्स में क्या क्या है? जैसे विंड है, हवाओं के साथ मृदा बह के जाती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है एरिड सॉइल में, या फिर सॉइल कंजर्वेशन में देखा था हमने। ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो होते हैं वो बड़े बड़े बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। फिर वाटर है, पानी के साथ भी मृदा का इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये सारे कारक क्या करते हैं? मृदा अपरदन में सहयोग करते हैं। जैसे कि आप इस जो हमारा बैकग्राउंड का फोटो है इसमें देख पा रहे हो, ये जगह जगह हमारी लाइनें सी हैं। ये क्या है? ये मृदा कटाव को दर्शा रहा है ये एरिया। इसमें क्या है? सॉइल अपरदन बड़ी मात्रा में हुआ है और यहाँ की जो मृदा है वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली गई है। अगर इस एरिया में हम लोग यदि पेड़ ना लगाएं तो ये जो ऊपर का एरिया है ये भी कुछ टाइम बाद ऐसे ही हो जाएगा। The running water cuts through the clay soil and makes deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as wetland. When water flows as a sheet over a large areas down a slope and the topsoil is washed away is known as sheet erosion. Wind blows loose soil of flat or sloping land known as wind erosion. यह है हमारा नदी के द्वारा अपरदन कैसे होता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, बैकग्राउंड में जो ये छोटे छोटे चैनल्स बने हुए हैं ये क्या हैं? ये हैं गलीज। जो ये बैकग्राउंड में छोटे छोटे चैनल बने हुए हैं ये हैं हमारी गलीज। और ये जो भूमि है इसको हम लोग बोलते हैं बेडलैंड। ये कृषि के लिए अयोग्य भूमि होती है। अगर जो मृदा अपरदन है वो कैसे हो? सपोज करो ये ऊपर की पूरी लेयर वॉश होकर इस नदी के साथ बह के चली जाए, सिर्फ ऊपर की लेयर नदी के साथ चली जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। यदि सिर्फ ऊपर की लेयर का अपरदन हो तो वो कहलाता है शीट इरोजन। अगर नीचे तक छोटी छोटी नालियाँ बन जाएं तो वो कहलाती हैं गुलीज। उसके बाद है विंड, ठीक है, जैसे कि ये हमारी क्या है? ये गलीज हैं। ये जो हैं ये हमारी ये हैं गलीज। शीट इरोजन, यदि ये सिर्फ ऊपर की लेयर वॉश
आउट होके आ जाए तो ये सीट इरोजन हो जाएगा। जो अगर यही अपर्दन हमारा हवा के द्वारा हो जाए या फिर पवन के द्वारा हो ये अपर्दन, तो इसे हम बोलते हैं पवन अपर्दन या फिर विंड इरोजन। डिफरेंट वेज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। फर्स्ट, प्लगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस, मतलब कि जो हमारी कंट्रोल लाइंस होती हैं उनके साथ साथ हमें खेती जुताई करनी है। जैसे सपोज़ करो हमारा ये एक खेत है, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो नीचे की साइड है, तो हमें जो खेत की जुताई करनी है वो कैसे करनी है, इस तरीके से करनी है। इससे क्या होगा, जो मृदा का इरोजन है या फिर सॉइल इरोजन है वो कम होगा, और जो पानी का ढाल होता है वो भी इससे कम हो जाता है। इसी को हम लोग कंटोर प्लगिंग बोलते हैं। सेकंड है हमारा टेरेस कल्टीवेशन, रिस्ट्रिक्ट इरोजन। टेरेस कल्टीवेशन कैसा होता है, जैसे कि स्लोप हमारा ये है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये इतना एरिया हमने फ्लैट करा, फिर यहाँ पे सीढ़ी नुमा करा, फिर ये इतना एरिया फ्लैट करा, फिर सीढ़ी नुमा बनाया, फिर एरिया फ्लैट करा। तो इससे क्या होता है, जो ढाल होता है वो कम हो जाता है। और इस तरीके की जो खेती होती है वो हमारी पश्चिमी और मध्य हिमालय में करी जाती है। कभी आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तब आपको ये सीढ़ी नुमा खेत देखने के लिए मिलते हैं। व्हेन ए लार्ज फील्ड इज डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, सपोज़ करो ये हमारा एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जगह जगह खाली बीच में स्ट्रिप्स खाली छोड़ देते हैं। इन स्ट्रिप्स में क्या होता है, इसमें घास लगाई जाती है और ये जो एरिया होता है इसमें हम लोग खेती करते हैं। इससे क्या होता है, जो इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इससे हमारे खेत का ढाल अगर इधर को है तब क्या होगा, जो मृदा का कटाव है वो कम हो जाता है। और जो हवा की गति होती है वो भी इससे कम हो जाती है। फिर है प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, सपोज़ करो ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे हमारा डेजर्ट है और ये एक सैंड ड्यून है। अगर इस सैंड ड्यून को आगे बढ़ने से रोकना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे झाड़ी लगा देंगे। इस झाड़ी से क्या होगा, इसकी जो आगे बढ़ने की गति है वो रुक जाएगी। या फिर हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की एक बेल्ट लगा दी इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, हवा की गति भी कम होगी और जो हमारा रेत उड़ के आगे तक जा रहा है वो यहीं तक रुक जाएगा। फिर इससे क्या होगा, हमारा जो डेजर्ट आगे बढ़ रहा था वो डेजर्ट आगे तक नहीं बढ़ेगा। तो हम इन तरीके से सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, पूरी वीडियो देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।